हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में ही डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिटेल नहीं, थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में जाएंगे। क्योंकि देखो, डिसऑर्डर जितने भी डिसऑर्डर्स दिए हैं हर एक चैप्टर्स में ना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 2-3 क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना, हर एक चैप्टर का डिसऑर्डर। ओके, तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला क्या है? अस्थमा। बहुत कॉमन वर्ड तुम लोग सुनोगे, अस्थमा क्या होता है? इसको हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा भी बोलते हैं। ये जो एनसीईआरटी के अनुसार से पहले चलते हैं कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होती है, कॉजिंग विजिंग मतलब गले से सो की आवाज़ निकलना, या हम लोग बोलते हुए कि गले से आवाज़ आ रही है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया। जैसे सपोज करो ब्रोंकाई क्या है? ये ब्रोंकाई है, ये आगे जाके डिवाइड करता है और क्या बना देता है? ब्रोंक्यूल्स। इस तरह से डिवाइड करके क्या बना देगा? ब्रोंक्यूल्स। तो डायमीटर पतला होता चला जाएगा, ब्रोंकाई का डायमीटर ज़्यादा रहेगा, ब्रोंक्यूल्स का कम रहेगा। तो अगर यहाँ पे कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो गया, यहाँ इन्फ्लेमेशन हो गया, यहाँ इन्फ्लेमेशन हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो गया, यहाँ पे भी सूजन हो गया। तो देखो इसका डायमीटर क्या हो गया? घट गया ना। नॉर्मल डायमीटर क्या थी इस विंड पाइप की? मतलब विंड पाइप नहीं बोल सकते, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, उसी के थ्रू विंड अंदर जा रहा है, तो इसका डायमीटर घट गई, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑब्वियसली सांस लेने में दिक्कत होगी। उसी को हम लोग अस्थमा बोल देते हैं। ठीक है, अस्थमा में जनरली इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो एंटीबायोटिक भी देते हैं, वो तो ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। लेकिन इसमें और क्या होता है? होता क्यों है? ये होता है मेनली ड्यू टू एलर्जेंस मतलब बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स या किसी चीज़ से एलर्जी हो तो अस्थमा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आजकल के बच्चे ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं मॉम के थ्रू, तो वैसे बच्चों में अस्थमा होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि उनको नेचुरल एक्सपोजर नहीं मिला है, धूल मिट्टी पानी इनका नेचुरल एक्सपोजर नहीं मिला है, तो उनका बॉडी जो है वो थोड़े से एलर्जन से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है किसी फॉरेन सब्सटेंस से, तो इसको हम लोग अस्थमा का एक कारण ये है। तो देखो इसमें हम लोग जब ये प्रॉब्लम हो गया, सांस में दिक्कत हो रही है, तो नेचुरली है कि इसका हम लोग कुछ उपाय भी ढूंढेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देते हैं? इसको डायलेट करने का कुछ उपाय करते हैं। इसके उपाय में है इनहेलर, न्यूबलाइजेशन, वो सब देते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं ब्रोंकोडायलेटर। डायलेटर मतलब ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने वाला इनहेलर या न्यूबलाइजेशन दे रहे हैं, तो एक उपाय ये हुआ। दूसरा है कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, नहीं कम हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम, तो फिर क्या देते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आ जाता है स्टेरॉइड्स, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मतलब ये क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज में, एंटी इन्फ्लेमेशन का इसमें प्रॉपर्टी है, किसमें? स्टेरॉइड में। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड देते हैं। फिर इन्फेक्शन हो गया तो उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक भी चलाते हैं। तो ये सब जनरली अस्थमा के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। कौन कौन सा? ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाला स्टेरॉइड्स। एलर्जी हो रहा है इसमें तो एंटी एलर्जी भी देंगे, जैसे लिवोसिट्रिजिन है, सिट्रिजिन है, मॉन्टेक लुकास भी मिला हुआ एक मेडिसिन आता है। तो सब कॉम्बिनेशन का मेडिसिन डॉक्टर अपना प्रिस्क्राइब करके देते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसके अनुसार से तुमको ट्रीटमेंट नहीं करना है, डॉक्टर अपना जो बताएंगे उनसे ट्रीटमेंट करना है। मैं जस्ट तुमको एक रफ आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ एनसीईआरटी के से थोड़ा सा डिटेल हट के। ओके, तो ये हो गया अस्थमा का। एक सेकेंड है इम्फाइसीमा, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है। एल्वियोलर वॉल में क्या होता है? एयर रहता है, तो इसमें डैमेज हो जाता है, जिसके चलते रेस्पिरेटरी सरफेस घट जाता है। उसमें एयर होना चाहिए, एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी सरफेस घट गया, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसका वन ऑफ द मेजर कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग, इम्फेसिमा का। ठीक है, अब देखो इस दोनों में क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी पाथवे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर लोग एक अलग वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। इसको बोलते हैं हम लोग COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD।
chronic obstructive pulmonary disease। सबका पहला तुमको लेटर ले लेना है, सी हो गया, क्रोनिक का सी, ऑब्स्ट्रक्टिव का ओ, पी मीन्स पल्मोनरी एंड डी मीन्स डिजीज, सीओपीडी। डॉक्टर लोग मेडिकल टर्म में यूज करते हैं, सीओपीडी है मीन्स कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, पुराने समय से इसे दिक्कत हो रही है। ओके, अब हम आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो भी लोग पर्सन हैं किसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है जहाँ पे डस्ट काफ़ी है, वो इनहेल कर रहे हैं। इनहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस डस्ट से इनको प्रॉब्लम होकर लंग्स डैमेज हो रहा है, तो इसको बोल देते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पे स्टोन चिप्स वगैरह बनता है, जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं, और सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैनॉट फुल्ली कोप अप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर मतलब काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज हो जाएगा। 5 साल 10 साल 15 साल से जो मजदूर लोग किसी माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर इसमें स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा उनका कि जब लॉन्ग एक्सपोजर होगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। कहाँ पे, लंग्स में, लीडिंग टू फाइब्रोसिस। ये जनरली कहाँ होता है, अपर पार्ट ऑफ लंग्स में होता है। एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कहाँ होता है, अपर पार्ट ऑफ लंग्स में फाइब्रोसिस, ठीक है, जिसमें प्रोलिफरेशन टिश्यू डेवलप कर जाता है और दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेजेस। वर्कर इन सच इंडस्ट्री, इसका प्रिवेंशन नहीं है कि हमें प्रोटेक्टिव मास्क पहनना है सो डैट कि डस्ट वगैरह को हम लोग इनहेल ना कर पाएँ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 डिसऑर्डर आ गया, तो हम लोग इसको कवर किए। कुछ एक्स्ट्रा हमने बता दिया अस्थमा के बारे में कि इसमें हम लोग क्या उपचार करेंगे, क्या ट्रीटमेंट में हम लोग जनरली डॉक्टर लोग क्या देते हैं, तो इसका मैंने कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें पॉइंट बताया। होप मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को तुम लोग एंजॉय किए होगे। ओके, चलो बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन